ओके। हेलो एवरीबॉडी। आज हमरे पढ़ा जाई फोर्स एंड मोशन। फोर्स के का काहे चाहिए, मोशन के का काहे चाहिए। सबसे पहले तो हमन के ओकरे बारे में ध्यान दिए पड़ा। फोर्स के कैसे डिफाइन कर सका जाता है, मोशन के कैसे डिफाइन कर सका जाता है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में अगर हम कही फोर्स माने का होता है तो पुल आर पुश इस कॉल्ड का कह सके थे फोर्स कह सके थे। पुल आर पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड का कह सके थे फोर्स कह सके थे। व्हाट इज मोशन? मोशन माने का होता है, मोशन माने कोनो भी ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन में है दैट इज कॉल्ड का कह सका जाता है मोशन। एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट इज इन इज इन मूविंग पोजीशन है। कोनो भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग पोजीशन में है तो का हमरे का कह सका जाता है मोशन कह सका जाता है। वैसे जनरल नॉलेज के लिए बताए दें फोर्स के का काहे चाहिए, मोशन के का काहे चाहिए। हालांकि एग्जाम में नहीं होता व्हाट इज फोर्स व्हाट इज मोशन, इतना सिंपल चीज नहीं पूछा था। ठीक है, पूछे वाला चीज का हुए अगर हम मन के देखे पड़ा तो लेट्स आगाड़ी बढ़ो भाई। ठीक सा, आगे देखा जाए फोर्स एंड मोशन के सबसे सिंपल इनिशियल पॉइंट से शुरू करिए और एंड तक डिटेल धीरे धीरे स्टेप वाइज पढ़ा जावा जाए। ठीक है, सबसे पहले है जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी माने का होता है, व्हाट इज जियोसेंट्रिक थ्योरी, व्हाट इज हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, कबो कबो एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जियोसेंट्रिक माने का होता है, देखो तो अब गो के ना है, गो के ना है। ठीक है, जियो माने होता है अर्थ, सेंट्रिक माने होते सेंटर। तो पहले पहले देखो तो 16 सेंचुरी में का रहा, 16 सेंचुरी में का रहा, विश्वास करत रहे विशेषज्ञ लोग का कहते रहे कि अर्थ के सेंटर मानत रहे और सेंटर के आसपास, अर्थ के आसपास जितना भी हेवनली बॉडीज रहा वो का करत रहा, रिवॉल्व करत रहा। तो अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल द हेवनली बॉडी रिवॉल्व अराउंड इट। ठीक है, जितना भी हेवनली बॉडीज रहा वो अर्थ के आसपास का करत रहा, इसे परिक्रमा करत रहा, रिवॉल्व करत रहा। देखो सेंटर का हो गए जियो, अर्थ जौन एक सेंटर का हुए अर्थ हुए। ठीक है, अर्थ अगर सेंटर है अदर हेवनली बॉडी ओकरे आसपास घूमत है तो का हमरे का कहे चाहिए जियो सेंट्रिक कहे चाहिए। अब सेम वैसे है, सेम है हेलियोसेंट्रिक माने का होता। देखो तो हेलियोसेंट्रिक माने का होता, व्हाट इज हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक, हेलियो माने सन हो गए, सेंट्रिक माने का हो गए, सेंट्रिक माने का हो गए सेंटर हो गए। हेलियो माने सन, सेंट्रिक माने सेंटर। अब यह का है कि सन अगर सन के आसपास सन सेंटर हुए तो सन के आसपास जितना भी हेवनली बॉडीज घूमत है वही के हमारे का कहा चाहिए हेलियोसेंट्रिक कहा चाहिए। ठीक है, सन is the center of solar system and all the planet revolve around it। ठीक है, सन के सेंटर मान के जितना भी प्लानिट ओकरे आसपास घूमत हैं वो का हमरे का कहा जाता है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, जो सोलर सिस्टम में हमरे बात करा जाता है ना सन इज द सेंटर, तो सन सेंटर हुआ वो का हमरे हेलियोसेंट्रिक कहा जाता है। ठीक है, और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिए वाला सबसे किए रहा कोपरनिकस रहे, किए रहा निकोलस कोपरनिकस रहे। ठीक है, अब एक बाद में यह चैप्टर के सबसे मेन पार्ट के ओर जावा जाता है। ठीक है, व्हाट इज ग्रेविटेशन अथवा ग्रेविटेशन के दूसरा नाम ग्रेविटेशनल फोर्स हुए। क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट आ सकता है, व्हाट इज ग्रेविटेशन अथवा व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, डिफाइन कैसे करे है, कोनो भी दुठू मासेस है ओकरे बीच में जो एट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लागत है, वही के हमरे का कहा चाहिए ग्रेविटेशन कहा चाहिए। व्हाट इज ग्रेविटेशन, देखो तो यहाँ का लिखा है द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। ठीक है, जोन दोनों बॉडीज के बीच में म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लागत है वही के हमरे का कहा चाहिए ग्रेविटेशन कहा चाहिए। ग्रेविटेशन अथवा एक दूसरा नाम का हुए ग्रेविटेशनल फोर्स हुए। ग्रेविटेशनल फोर्स के डिनोट किसे करत हैं, कैपिटल एफ से करत हैं। एक एसआई यूनिट का हुए न्यूटन हुए, ग्रेविटेशनल फोर्स के एसआई यूनिट का हुए न्यूटन हुए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अब जाओ जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद पढ़ा जाए न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक सा, ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसो भी एक छोड़े नहीं पड़ा। ठीक है, अब न्यूटन क्वेश्चन पूछा था स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन माने का होता है, तो यह देखो
अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ई लॉ का कहा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कहा था the mutual force of attraction between any two bodies, the mutual force of attraction between two bodies, दोनों two bodies के बीच में force of attraction है, force of attraction है, वो directly proportional to product of the masses है, ठीक है, is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to square of the distance between them, ठीक है, is inversely proportional to square of the distance between them, ठीक है. What is Newton's universal law of gravitation? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब का हुए, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब हुए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, ठीक है. जैसे देखो तो अब एक प्रूफ डेट करेक्ट पड़ा कि F इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर हुआ था, तो हमरे प्रूफ डेट कैसे करा जाए, दुई ठू बॉडीज माना गए, दुई ठू बॉडीज माना गए, जौने के मासेस का हुए, जौने के मासेस एक ठू के मासेस m1 हुए, दूसर के मास का हुए m2 हुए. देखो फिगर बनावा गए, नीचे लिखा गया लेट m1 m2 आर टू बॉडीज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d. m1 m2 दो ठू बॉडीज हुए, दोनों एक आपस में कैसे कितना डिस्टेंस सेपरेटेड है, डिस्टेंस d से सेपरेटेड है. अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से हमरे काव का हिस्सा जाता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काव है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काव है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम है. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जोन है वो का इक्वेशन फर्स्ट मानो और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला इक्वेशन सेकंड मानो. अब दोनों इक्वेशन के हमरे जब कंबाइन करा जाए तो वी गेट F is proportional to m1 m2 and inversely proportional to d square पावा जाए. अब जब प्रोपोर्शनल के चिन्ह हमरे हटावा जाए तो वही इजकल टू बीच में आए, और जो इजकल टू बीच में आए तो यह कांस्टेंट रखे पड़ी, जौने कांस्टेंट के हमरे का नाम दिया जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है. क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है. लास्ट में हमन के F इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर प्रूव करे रहा, प्रूव हो गए, जहां कैपिटल जी माने का हुए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हुए, जो वैल्यू कितना हुए 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के वैल्यू कितना हुए 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. अब नेक्स्ट पॉइंट के ओर मूव हो तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट माने का होता है. व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देखो तो अगर जोन हमरे प्रूव करा का है F इक्वल टू जी m1 m2, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर जोन प्रूव करा गया है, यहाँ अगर मासेस का यूनिट मासेस मान लिया जाए और डिस्टेंस का यूनिट डिस्टेंस मान लिया जाए तो F इक्वल टू जोन जी होता है वही के हमरे का कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है. अब डिफाइन कैसे करा जाए, व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू यूनिट मासेस, दोनों यूनिट मासेस, दोनों मासेस है ओकर यूनिट मासेस मान लिया जाए और जोन सेपरेटेड बाय किसे रही यूनिट डिस्टेंस रहे, दैट इज सेपरेटेड बाय किसे यूनिट डिस्टेंस से, दैट इज कॉल्ड का कह सका जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. ठीक सा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डिनोट हमरे कैसे करा जाता है, कैसे सिंबलाइज करा जाता है कैपिटल जी से, जोन एक वैल्यू कितना हुआ 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है. एक वेरिफिकेशन करे पड़ा तो देखो तो अगर यह F इक्वल टू वी नो दैट F इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर होता है, ठीक है, मासेस के 1 रख दियो, डिस्टेंस के भी 1 रख दियो, यूनिट मास यूनिट डिस्टेंस रख दियो, F इक्वल टू जी हो जाए, F इक्वल टू जी हो जाए, वही के हमरे का कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, और कौने कौने फैक्टर पे ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड रहा था, ऑन व्हिच फैक्टर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड, ग्रेविटेशनल फोर्स केपा केपा डिपेंड रहा था, तो वी नो दैट F इक्वल टू का होता है जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर. ग्रेविटेशनल फोर्स दो ये चीज पे डिपेंड रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मासेस ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड रहा है, और दूसर
डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड रहा। फार्मूला से पता लगा सकत हो ना केप्पा केप्पा डिपेंड है। देखो तो एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर होता है, ये मासेस पे डिपेंड है और दूसर केप्पा डिपेंड है डिस्टेंस पे डिपेंड है। ठीक है, ला अब वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, अब वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल फोर्स माने का होता है, ये मैं 4 केसेस के बारे में हमरे पढ़ा जाई। ठीक है, जैसे हमन के पता है कि एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर होता है। अब ये मैं 4 ठो केसेस के बारे में पढ़ा जाई। जैसे केस 1 का हो गए कि अगर मासेस के हमरे डबल कह दिया जाए तो मासेस के अगर हाफ कह दिया जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कौन इफेक्ट पारी। मास अब डिस्टेंस के डबल कह दिया जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कौन इफेक्ट पारी। डिस्टेंस के अगर हाफ कह दिया जाए तो एक्सेलरेशन इफेक्ट पारी। ठीक है, तो 4 केस है। पहला में मास के डबल कह दो, दूसरा केस में मास के हाफ कह दो, तीसरा केस में डिस्टेंस के डबल कह दो, चौथा केस में डिस्टेंस का हाफ कह दो। ठीक है, तो चारों केस के बारे में पढ़ो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, देखो तो फर्स्ट केस का कहा है अगर मासेस के हमरे डबल कह दिया जाता है, मासेस के डबल कह दिया जाता है, डिस्टेंस के कांस्टेंट कह दिया जाता है। डिस्टेंस कांस्टेंट होगा है, मासेस के अगर डबल कह दिया जाता है तो देखो तो व्हेन द मासेस, अब एक हमन के लिखे कैसे है एग्जाम में आंसर लिखे। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कहा था कि एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा था। लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में कहा है कि अगर मासेस के डबल कह दिया जाता है, ठीक है, व्हेन द मासेस बिकम डबल। अब मासेस डबल होए बित्तिकै जैसे मासेस डबल है तो वही एफ डैश होएगा कि नहीं। अब एफ डैश जब निकाले पड़ा तो एफ डैश इक्वल टू का हो जाई जी, और मासेस के का कह दिया गया है डबल कह दिया गया है, तो मासेस के डबल कह दिया गया 2m हो गए, 2 2 जा कितना हो गए 4 हो गए, और 4 जी m1 m2 बाई का हो गए डी स्क्वायर। लेकिन इतना पार्ट हुआ देखो तो जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर के जगह पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे का लिख सका जाता है एफ लिख सका जाता है कि नहीं। मतलब कि देखो तो अगर हमारे डिस्टेंस के 2 टाइम्स करा जाता है, डबल करा जाता है, तो नया जो ग्रेविटेशनल फोर्स आवत है वो का हो जाता है 4 टाइम पहला से ज्यादा हो जाता है कि नहीं। तो एक कंक्लूजन का लिखा जाए, कंक्लूजन का लिखा जाए देखो तो कंक्लूजन लिखा जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। तो नया जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो का हो जाए 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अब केस सेकंड में देखो तो अगर केस सेकंड में क्या करा जाए, अब मास के का कह दिया जाए हाफ कह दिया जाए, तो मास के जब हाफ करबो, मास के हाफ करबो तो फिर हमन के लिखे पड़ा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से हमन के पता है कि एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई का होता है डी स्क्वायर होता है। एक इक्वेशन फर्स्ट माना गए। अब यह का होता है सेकंड, अब यही में बात करा गए व्हेन द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स हाफ, जब ऑब्जेक्ट के मासेस के हाफ कह दिया जाता है तो फोर्स इक्वल टू का हो जाए जी m1 बाई 2 m2 बाई का हो जाए 2 हो जाए डिवाइड बाई डी स्क्वायर। अब देखो जब m1 m डिवाइड बाई 2 है तो देखो तो अब 2 2 जा का हो जाए 4 हो जाए, और ई 4 का हो जाए अब नीचे आ जाए। ठीक है, तो जी m1 m2 बाई का मिली और डी स्क्वायर मिली। और देखो तो यम भाई इतना पार्ट हमन के देखे पड़ा जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर इक्वल टू हमन का का पता है कि एफ हुआ है ना, तो एफ बाई का हो जाए अब 4 हो जाए। मतलब देखो तो अगर मासेस के हमरे हाफ करा जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी 4 टाइम डिक्रीज होगी कि नहीं। अगर मास के डबल करा गया रहा, मास का जब डबल करा गया रहा तो ग्रेविटेशनल फोर्स 4 टाइम इंक्रीज हो गया रहा, लेकिन जब मास के हाफ करा गए तो ग्रेविटेशनल फोर्स देखो तो यह बाई 4 हो गए कि नहीं। एक कहे मतलब कि 4 टाइम्स का हो गए डिक्रीज हो गए, मासेस का हो गए 4 टाइम डिक्रीज हो गए। अब यही मेरे से हमारे केस थर्ड के बात करा जाए, केस थर्ड में क्या कहा है व्हेन द डिस्टेंस बिकम्स डबल, अगर हमने डिस्टेंस के अब डबल कह दिया जाता है और मास का कांस्टेंट कह दिया जाता है तो तो ग्रेविटेशनल फोर्स में का इफेक्ट आई। अब फिर वह कहानी शुरू से लिखे है कि वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर होता है, और व्हेन द डिस्टेंस बिकम्स डबल बाय कीपिंग मास कांस्टेंट, मास के कांस्टेंट रखो डिस्टेंस का कह दो डबल कह दो। जब डिस्टेंस यहाँ डबल करा जाए तो डिस्टेंस के जगह का आ जाए 2d आ जाए कि नहीं।
अब 2d आई गए, 2d के होल स्क्वायर हो गए तो 2 2 जा 4 और d स्क्वायर हो गए। इतना पार्टवा का जगह पे, इतना पार्टवा का जगह पे हम का लिख सके थे, f लिख सके थे कि नहीं, मतलब f/4 हो गए। देखो तो मास हाफ करा गया रहा, वही केस घटाई गए कि नहीं, मतलब कि नया फोर्स जवन आई अगर हमरे डिस्टेंस के हाफ करा जाता है तो सॉरी डिस्टेंस के अगर डबल करा जाता है तो नया फोर्स जवन आई वो 4 टाइम्स का और रही, डिक्रीज रही। ठीक है, अब वैसे हमारे चौथा केस के बात करा जाए। चौथा केस कहा था कि व्हेन द डिस्टेंस हाफ बिकम्स हाफ, अब डिस्टेंस के हाफ जब करा जाए तो एक्स सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन इफेक्ट है। सेम वह कहानी फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कहा था एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई का हुआ था डी स्क्वायर हुआ था। और अगर डिस्टेंस के हमारे d/2 मतलब हाफ कह दिया जाता है तो एफ डेस माने नया ग्रेविटेशनल फोर्स जो बनाई वो का हो जाए, देखो तो जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर रहा। अब डी के जब हाफ कह दिया गया है तो d/2 हो गए कि नहीं, d/2 हो गए। अब d/2 हो गए, d/2 हो गए तो यहाँ देखो तो d²/4 हो गए कि नहीं, और 4 ये है देखो तो यह तरे है तो यहाँ से जब ऊपर जाए तो यह ऊपर आ जाए कि नहीं, ऊपर जब आई गए तो 4f हो गए। इतना का जगह यहाँ हमारे काव लिख सका गए, इतना का जगह यहाँ काव लिख सका गए, और इतना का जगह यहाँ काव लिख सका गए, एफ लिख सका गए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, कि 4 टाइम्स का हो गए अब इंक्रीज हो गए। सेम वैसे एक न्यूमेरिकल देखा जाए तो ये देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड जुपिटर के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हुई। इफ द मासेस ऑफ द सन इज, सन के मास दिया है, मास ऑफ द सन दिया है, ओकरे बाद में मास ऑफ द काउ दिया है, जुपिटर दिया है, मास ऑफ द सन दिया है, मास ऑफ द जुपिटर दिया है, और कहा था दोनों का डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 7 इंटू 10 टू द पावर कितना है 7.8 इंटू 10 टू द पावर कितना है 8 किलोमीटर है। अब यह ध्यान दियो, यह ध्यान दियो, अगर डिस्टेंस के किलोमीटर में लिखा है तो डिस्टेंस के केमा चेंज करे पड़ा, रेडियस में चेंज करे पड़ा, केमा चेंज करे पड़ा, रेडियस में चेंज करे पड़ा। काहे से कि डिस्टेंस के यूनिट का हुए, रेडियस हुए। तो अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ध्यान दियो बहुत झुक के आवत है, हाँ बहुत होशियार रहा था एग्जाम ले वाले। ठीक है, अब यह किलोमीटर के हमन के का करे पड़ा, रेडियस में चेंज करे पड़ा। अब यह कन्वर्जन का एक ठो नियम बताई था बाबू, अगर सानो यूनिट से ठूलो यूनिट के ऊपर जात हो, कौनो भी कन्वर्जन करत हो, सानो यूनिट से ठूलो ऊपर के ठूलो यूनिट में कन्वर्जन करत हो तो का करे पड़ी, डिवाइड करे पड़ी। और ठूलो यूनिट से सानो यूनिट के ऊपर कन्वर्जन करत हो, सानो यूनिट के ऊपर कन्वर्जन करत हो तो भैया का करे पड़ी, मल्टीप्लाई करे पड़ी। बाबू ये बतिया दिमाग में बैठा लो, खाली यही चैप्टर में ना है। ठीक है, बहुत चैप्टर में पढ़े पड़ी तुम्हें यूनिट कन्वर्जन ध्यान दियो, नहीं तो यूनिट कन्वर्जन जैसे जैसे हर बार गए तैसे समझ लो भैया न्यूमेरिकल गड़बड़ाई गए। ठीक है, तो एक नाते बहुत ध्यान दे पड़ी। ठीक है, तो यूनिट ये है रेडियस के सॉरी डिस्टेंस का यूनिट का हो चाहिए, डिस्टेंस का यूनिट का हो चाहिए, डिस्टेंस का यूनिट हो चाहिए तो हर मीटर में केमा हो चाहिए, मीटर में। ठीक है, लेकिन है केमा किलोमीटर में है तो किलोमीटर के केमा चेंज करे पड़ा, मीटर में। अब भैया देखो हमन के पता है 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। अब यह देखो फूलो यूनिट से सानो यूनिट में कन्वर्जन करे पड़ा कि नहीं, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्जन करे के लिए। अब ये ठूलो यूनिट से जब सानो यूनिट में करबो तो भैया मल्टीप्लाई करबो कि डिवाइड करबो, फूलो यूनिट से सानो यूनिट में जाके लिए का करे पड़ा, मल्टीप्लाई करे पड़ा। मतलब अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो इतना किलोमीटर में कितना हो जाए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दियो, या का कह दियो 1000 से मल्टीप्लाई कर दियो, मीटर में चेंज हो जाए। ठीक है, बुझ गए ना। और यह m1 m2 दिए करे है, m1 m2 दिए करे है, डिस्टेंस दिए करे है। बस ध्यान यह दिए पड़ा कि डिस्टेंस किलोमीटर में रहा या केमा चेंज करे पड़ा, मीटर में चेंज करे पड़ा। और एक चीज ध्यान दियो, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के वैल्यू भैया एग्जाम में क्वेश्चन में दी नए, तुम्हारे दिमाग में अब चीट कह के दिमाग में लेके जाओ, दिमाग में रखे रहो। ठीक है, ये कर वैल्यू इतना होता है। अब ऐसा चीट करो कि एग्जामिनर के पता ना चला, तो ना तो दिमाग में पहले ही लिख लो। ठीक है,
कैपिटल जी के वैल्यू कितना हुआ 6.67 इंटू 10 टू द पावर कितना -11, ठीक है, -11। ये वैल्यू दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। अब सब वैल्यू दिया है, या कैलकुलेटर लेके कैलकुलेशन करो, आराम से आइए, ठीक है। आगे देखा जाए ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। ग्रेविटी माने का होता है, ठीक है। अब ये एक तो पहले ग्रेविटी पढ़े से पहले एग्जांपल दे दी था। अब कहा था कौनो भी ऑब्जेक्ट के जब हमारे ऊपर फेंका जाता है तो जोन ऑब्जेक्ट वो ऊपर जाता है, कुछ क्षण बाद, कुछ समय बाद फिर हेवनली बॉडी के ऊपर आ जाता है। या फिर कौनो ऑब्जेक्ट मानो पृथ्वी के सरफेस से हम ऊपर फेंकें और फिर घूम के नीचे आ जाता है। काहे के नाते आ जाता है? काहे के नाते कि पृथ्विया में एक ठो फोर्स है, वही फोर्स के हमरे काव कहा जाता है, ग्रेविटी कहा जाता है। काव कहा जाता है? ग्रेविटी कहा जाता है। अब यह देखो ग्रेविटी के डिफिनेशन कैसे देखे, हम ऑब्जेक्ट के फेंकें और यह ऑब्जेक्ट पे पृथ्विया का लगाइस, फोर्स लगाइस, पृथ्विया का लगाइस, फोर्स लगाइस। तो जवन फोर्सवा यह ऑब्जेक्टवा के पुल करे के लिए, अपने सेंटर के ऊपर पुल करे के लिए जितना जवन फोर्सवा लगाई सी, वही के का कहे चाहिए ग्रेविटी कहे चाहिए। का कहे चाहिए? ग्रेविटी कहे चाहिए। देखो अब इंग्लिश में तनिक पढ़ लो, ठीक है, अवधि हम सब बनाए पड़ेगा, अवधि में आई नहीं। तो यह क्या करे ग्रेविटी की डिफिनेशन, द फोर्स विथ व्हिच अ बॉडी, ठीक है, द फोर्स विथ व्हिच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर। जैसे हम कोनो चीज ऊपर फेंकें तो वो ऑब्जेक्टवा का हुई, वह ऑब्जेक्टवा सेंटर के ऊपर फिर आई, ठीक है। तो वह ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लाग रहा, वह फोर्स के नाते अब वो ऑब्जेक्टवा सेंटर के ऊपर आई, हेवनली बॉडी के सेंटर के ऊपर आई, वही के का कहे पड़ा? ग्रेविटी कहे पड़ा। द फोर्स विथ व्हिच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड, अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ हेवनली बॉडी, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ हेवनली बॉडी, दैट इज कॉल्ड, का कह सका जाता है? ग्रेविटी कह सका जाता है। ग्रेविटी माने एक प्रकार के का हुए? फोर्स हुए। ग्रेविटी माने एक प्रकार के फोर्स हुए, वही नाते एक न्यूटन का, सॉरी, एक यूनिट का हुए न्यूटन हुए। ग्रेविटी के यूनिट का हुए न्यूटन हुए। एक बाद में हमरे पढ़ा जाए ग्रेविटेशनल फील्ड। का पढ़ा जाए? ग्रेविटेशनल फील्ड। अब यह ध्यान दियो, ग्रेविटेशनल फील्ड माने होता है कि कहाँ तक कितना एरिया तक, ठीक है, कितना एरिया तक कौनो भी ऑब्जेक्ट के हेवनली बॉडी अपने ऊपर तान सकत है, ठीक है, अपने ऊपर तान सकत है, ठीक है। यह प्रकार से पूछ सकत हो, या ई कह सकत हो कि कितना एरिया तक अपान इन्फ्लुएंस अथवा अपान इफेक्ट दिखा सकत, ग्रेविटी अपान इफेक्ट दिखा सकत है, वही के काव कहे चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड कहे चाहिए। तो यह इंग्लिश में देखो काव लिखा है, कहा था द एरिया अराउंड हेवनली बॉडी। यह माना में हेवनली बॉडी हो गए। अब यह है हेवनली बॉडी के आसपास एरिया, ठीक है, ये हेवनली बॉडी के एरिया, आसपास के एरिया, जहां तक अप टू माने जहां तक, अनदर मास माने दूसर छोट मास, ठीक है, एक्सपीरियंस इट्स इन्फ्लुएंस, जहां तक अगर इन्फ्लुएंस माने इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस कह सकत है, वही का कहा चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड कहा चाहिए। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? द एरिया अराउंड द हेवनली बॉडी अप टू वेयर एन अदर मास एक्सपीरियंस इट्स इन्फ्लुएंस, ठीक है, कोनो दूसर मास एक का होता है एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस करत है, वही के का कहे चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड कहे चाहिए, ठीक है। अब एक बाद में एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आवत है, एक्सपेरिमेंट आवत है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट आवत है, जौन हमरे कहा जाता है फेदर एंड पॉइंट एक्सपेरिमेंट, फेदर एंड पॉइंट एक्सपेरिमेंट, या फिर ये करना गुइनिया एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है। अब यह काब है फेदर एंड पॉइंट एक्सपेरिमेंट अथवा गुइनिया एक्सपेरिमेंट। गुइनिया एक्सपेरिमेंट सबसे पहले करे वाला आदमी हुए गैलीलियो गिल्ली, गैलीलियो गिल्ली, ठीक है। अब कहानीगत बता दी था, यहाँ वार तनिक मिला उला लिख दियो इंग्लिश, ठीक है। अब देखो 1590 में गैलीलियो गिल्ली एक्सपेरिमेंट की ना, दुनिया एक्सपेरिमेंट, पॉइंट एंड फेदर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ये क्या करें ना कि पीसा इटाली के टावर जो ना, इटाली के पीसा का एक टावर जो ना लीनिंग टावर कहते हैं, ठीक है। अब लार्ज नंबर ऑफ पीपल के गैदरिंग रहा, ठीक है, वह लार्ज नंबर ऑफ पीपल के गैदरिंग रहा, वह क्या करें दुईठू ऑब्जेक्ट एट द टॉप ऑफ द टावर, वह टावर के टॉप से दुईठू ऑब्जेक्ट
गिराइन टू ऑब्जेक्ट जो डिफरेंट मासेस के रहा, दुइठू ऑब्जेक्ट डिफरेंट मासेस के रहा, वह का करें गिराइन इन द अब्सेंस ऑफ का, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अथवा इन द अब्सेंस ऑफ ईयर रेजिस्टेंस, मतलब जवन ऑब्जेक्टवा के ऊपर से गिराइन टावरवा के ऊपर से वह ईयर रेजिस्टेंस नहीं रहा, और जब ईयर रेजिस्टेंस नहीं रहा तब वो दोनों ऑब्जेक्टवा कब है ग्राउंड में सेम टाइम में पहुंचा, ग्राउंड में कब है सेम टाइम में पहुंचा। ठीक है, अब यह देखो ये कर कंक्लूजन यह हुए जो गैलियो गिल्ली कर रहे हैं, ये का करें दुइठू ऑब्जेक्ट लेन डिफरेंट मासेस के, और वह का करें टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर से का करें दोनों गिराइन, टॉप ऑफ द टावर से दोनों फाल करें। अब फाल करे के बाद में बोथ ऑफ देम दोनों दोनों में सी दोनों ऑब्जेक्टवा, ठीक है, अर्थ सरफेस में सेम टाइम में पहुंचा। ठीक है, कब है सेम टाइम में पहुंचा। ठीक है, अब इनके एक्सपेरिमेंट करे के बाद में रॉबर्ट बॉयली नाम के एक जने आए। ठीक है, रॉबर्ट बॉयली नाम के एक जने आए, तो रॉबर्ट बॉयली बाबू का करें ये फेदर और कॉइन एक्सपेरिमेंट करें, का करें कॉइन और फेदर एक्सपेरिमेंट करें। तो ये का करें एक बेर वह एक्सपेरिमेंट वा एक दुइठू जार में करीना, ठीक है, दुइठू कंटेनर में करीना। तो ये का करें एक बेर वह एक्सपेरिमेंट वा कॉइन और फेदर का ईयर में जो नेम ईयर रेजिस्टेंस रहा वो अम्मा करीन, और दूसरा बियर का करीन ईयर रेजिस्टेंस के निग्लेक्ट कर दी। निग्लेक्ट माने नो ईयर रेजिस्टेंस, मतलब वैक्यूम में जहां ईयर रेजिस्टेंस ना रहा है, जहां हवा ना रहा है, वही एक्सपेरिमेंट करें। तो दोनों एक्सपेरिमेंट जब करें तो फरक फरक रिजल्ट और फरक फरक कंक्लूजन आए। ठीक है, तो वह रिजल्ट और कंक्लूजन ये कर फेदर और कॉइन एक्सपेरिमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये का इंपॉर्टेंट है फेदर और कॉइन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बारे पहले पता लगाओ। अगर देखो तो जौने कंटेनर में इनसाइड द कंटेनर, जौने कंटेनर ट्यूब कंटेनिंग ट्यूब में हवा रहा, एयर रहा, वह में क्वाइनिया का है क्वाइन फाल फास्टर। जौने में कंटेनरवा में एयर रहा वह कंटेनरवा में क्वाइनिया जल्दी गिरा ग्राउंडवा में। ठीक है, द क्वाइन फाल फास्टर देन द फेदर। ठीक है, क्वाइनिया जल्दी गिरा फेदरवा से, काहे नाते रीजन का हुए, काहे नाते कि क्वाइनिया के सरफेस एरिया का रहा कम रहा, और जब सरफेस एरिया कम रही तो ईयर रेजिस्टेंस व जो तरह से लागत है वो का रही कम रही। ठीक है, लेकिन अब फेदर के केस में बात करा जाए तो फेदरवा माने सरफेस एरिया ज्यादा, और फेदरवा सरफेस एरिया जब ज्यादा तो नीचवा से जो ईयर रेजिस्टेंस वा लागत रहा वो ज्यादा रहा, और जब ईयर रेजिस्टेंस वा ज्यादा रहा तो फेदरवा का स्पीड स्लो कह दी कि नहीं है, फेदरवा जब स्पीड स्लो कह दी तो वही से स्लो हो गए, वही नाते क्वाइनिया जल्दी गिर गए। तो क्वाइन फाल फास्टर देन फेदर बिकॉज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, क्वाइन के सरफेस एरिया कम रहा वही नाते वो जल्दी गिर गए। ठीक है, अब सेकंड रिजल्ट का देन, सेकंड रिजल्ट देन इन द कंटेनर नॉट हैविंग एयर, मतलब कि एयर रेजिस्टेंस जोने कंटेनर में नहीं रहा, अब वह कंटेनर में दोनों क्वाइन और फेदर के गिराइन। ठीक है, तो जब वहां क्वाइन और फेदर के एक्सपेरिमेंट सेम टाइम में सेम हाइट से गिराइन तो दोनों टुगेदर फाल करें, टुगेदर अथवा सिमुलटेनियसली लिखा हुआ तो आयरन के बुक में। ठीक है, तो सिमुलटेनियसली मानी एक के टाइम पे दोनों फेदर और क्वाइनिया एक के टाइम पे ग्राउंड में कब है रिस्ट है। ठीक है, तो एक के टाइम पे कब ग्राउंड में रिस्ट हुआ है दिमाग में डाल लो बहु, जब हवा नहीं रहा है तो कोनो भी ऑब्जेक्ट चाहे वो कर मास कम रहा है चाहे ज्यादा रहा है। ठीक है, एक ठो 5 किलो का रहा है, एक ठो 10 किलो का रहा है, दोनों सेम टाइम में गिरी बहु, दोनों सेम टाइम में गिरी। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर दुइठू ऑब्जेक्ट है और हवा के रेजिस्टेंस में गिरावा जाता है तो वहां फर्क हो जाए, जौने के रेजिस्टेंस जौने में ज्यादा लागी उस सबसे वकर स्पीड कम हो जाए, और स्पीड कम हुई तो ज्यादा समय लागी ग्राउंड में रिस्ट हुआ। ठीक है, इस पछी अब ई रहा रिजल्ट। अब दोनों रिजल्टवा के कंक्लूजन भी दीन, तो कंक्लूजन का दीन देख लो तो तनी भर देख लो तो। ठीक है, अब कंक्लूजन का दीन कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ईयर रेजिस्टेंस, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ईयर रेजिस्टेंस, अब ईयर रेजिस्टेंस जोन रहा वो के पर डिपेंड है, सरफेस एरिया पे डिपेंड है, के पर डिपेंड है, सरफेस एरिया पे डिपेंड है। अब यहीं से एग्जाम में ठो क्वेश्चन काटा था भैया कि अगर कौनो आदमी
एरोप्लेन से पैराशूट से गिरत है, फाल होत है, लैंड होत है, पृथ्वी के सरफेस पे जब लैंड करे चाहत है तो सेफली लैंड होत है। काहे के नाते निचवा से एयर रेजिस्टेंस वा ज्यादा लागत है, और एयर रेजिस्टेंस वा जब ज्यादा लागत है तो पैराशूटवा का करत है, पैराशूटवा का स्पीडिया जो नहात है यूनिफॉर्म स्पीड कह देत है। यूनिफॉर्म स्पीड करे माने कि स्पीडिया का कह देत है, स्लो कह देत है, और जब स्पीडिया स्लो हो जाता है तो आदमी सेफली का हो जाता है, लैंड हो जाता है ग्राउंड सरफेस के, ठीक है। हाँ, सरफेस ग्राउंड ऑफ द सरफेस में का हो जाता है, इजिली का हो जाता है, लैंड हो जाता है, ठीक है। अब ई हो गया, मतलब एयर रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड हो गया सरफेस एरिया पे। पहला रिजल्ट, पहला कंक्लूजन। अब दूसरा रिजल्ट के कंक्लूजन देखो, कहा है कि एयर अथवा वैक्यूम, वैक्यूम जोन रहता है, जोन में एयर रेजिस्टेंस नहीं रहता है, वैक्यूम रहता है भैया, ओमा कौनो ऑब्जेक्ट जो है गिरत है तो ओकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो रहता है उस सेम रहता है, चाहे 5 किलो का रहे चाहे 10 किलो का रहे, हर एक ऑब्जेक्टिव के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहे। तो एक्सेलरेशन, दूसरा कंक्लूजन, दूसरा रिजल्ट का दूसरा कंक्लूजन का है कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम फॉर ऑल फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। हर एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है, सेम है। और भैया ये कॉइन एंड फेदर एक्सपेरिमेंट के हल्कम ना लियो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इंटरनल एग्जाम में काट सकत है, फाइनल में तो बहुत पॉसिबिलिटी है यार, वहां के हमारे क्वेश्चन के न्यूमेरिकल के ज्यादा पॉसिबिलिटी रहता है, प्रूफ डेट के ज्यादा पॉसिबिलिटी रहता है, गिव रीजन, वह गिव रीजन शोधी कि भैया पोलर रीजन पे रेडियस, पोलर रीजन पे ग्रेविटी ज्यादा होता है, इक्वेटोरियल रीजन पे ग्रेविटी कम होता है, काहे के नाते बताओ, तू अपन रीजन दो। अरे पढ़ाई पढ़ाई, टेंशन ना लो, ठीक है। ओकरे बाद में हमरे देखा जाता है अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कैलकुलेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कैलकुलेशन, ठीक है। अब भैया यहाँ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है भाऊ। दो ही चीज है कि तो प्रूव दैट सोच सकत है, कि तो सो दैट सोच सकत है, कि तो वह क्वेश्चन सोच सकत है कि पोलर रीजन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काहे ज्यादा होता है इक्वेटोरियल रीजन के तुलना में, ठीक है। कुल पढ़ा जाए। अब प्रूव दैट पढ़े के लिए एक तो फिगर बनाए नीचे भैया, देखो तो ये सो दैट वाला देख लो, कबो कबो कहा था कि सो दैट करो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब प्रूफ दैट करबो, जैसे प्रूफ दैट आए तैसे हमरे जान जावा जाइए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब देखो यहाँ फिगर बनावा गए, अब फिगर माने ये हेवनली बॉडीज हो गए, ये का हो गए, ये हेवनली बॉडीज हो गए, ठीक है। ये हेवनली बॉडीज हो गए जौन एक मास कैपिटल एम हुए, ठीक है। और ये करे सरफेस पे एक तो छोटे किन मास है जौन एक मास एम छोटका एम हुए, ठीक है। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है, ठीक है। रेडियस जौन एक कहा जाता है। तो यहाँ सपोज अ बॉडी ऑफ मास एम इज ऑन द सरफेस ऑफ द हेवनली बॉडीज ऑफ मास एम, बड़का मास एक ऊपर, बड़का मास के सरफेस के ऊपर एक तो छोटका मास है हमारे सपोज करा जाता है, जौन के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर, रेडियस आर है। और फिर ओकरे बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में प्रोड्यूस हुई कि नहीं। अब ये छोट दुईठू मास के बीच में भैया ग्रेविटेशनल फोर्स लगबे करी, ठीक है। हमारे में तो हरे बीच में लगबे करी दुईठू मास, अरे राहत नहीं है, यानी समझ जाओ जैसे कहा से है अट्रैक्शन हो ही जाते ना, बॉयफ्रेंड लड़का लड़का में, लड़के लड़किन में, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ था भैया, लड़का लड़कन के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ था, ठीक है। लड़का लड़किन के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ था, बस जोन हमन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ था वो बहुत कम रहा था, बहुत कम हो नाते निगलेबल हो जाते, ठीक है। हमरे का नहीं माना जाता, ठीक है, एकदम ही कम रहा था, तो नाते ये निगलेक्ट हो जाता, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रोड्यूस है, जब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रोड्यूस है तो हमारे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पहले ही प्रूव कर सका है कि नहीं, एफ इक्वल टू का हुआ था, एफ इक्वल टू हुआ था जी एम बाई आर स्क्वायर हुआ था, जो हमारे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर पढ़ा गया रहा, ठीक है। हाँ वह हुआ, ठीक है। एफ इक्वल टू का हो गए जी एम बाई का हो गए आर स्क्वायर हो गए। अब देखो, अब यह बॉडी में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुआ, अब यह बॉडी में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुआ है, यह बॉडी में जैसे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है, जैसे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है, जैसे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है, तो ये न्यूटन आ गए,
तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ के हिसाब से हमरे का कह सका जाता है कोनो भी बॉडीज में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो वो वहाँ फोर्स कितना लागत है एफ इक्वल्स टू एम जी लागत। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से हमरे का लिख सका जाता है एफ इक्वल्स टू एम जी लिख सका जाता है। अब ऊपरा वाला इक्वेशन फर्स्ट और नीचे वाला इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का जब इक्वेट करा जाए मिलावा जाए कंबाइन करा जाए तो एम जी इक्वल्स टू जी एम एम बाई का हो जाए आर स्क्वायर हो जाए जो है सियानो एम ठीक है कट जाए और बाकी बची जी इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अब जो हमन के प्रूव दैट करे रहा तो का होई गए हेंस प्रूव्ड होई गए कि नहीं। अब प्रूव्ड होई गए तो यहाँ से एक ठो और क्वेश्चन पूछे रहा कि सो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर वो थे कि नहीं। अब यहाँ से सो दैट करे पड़ा तो कैसे करबो। अब यहाँ सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का होई गए रेडियस ऑफ हेवनली बॉडीज लिख दियो लास्ट में ही है। अब भैया इहो आवत है एक आध नंबर के इहो आवत है तनिक ध्यान दे दियो ठीक है। अब कौने कौने फैक्टर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड रहा था ठीक है। कौने कौने फैक्टर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड रहा था। तो पहला फैक्टर भैया वी नो दैट हमन का पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू का होता है जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। तो ये चीज पे डिपेंड है एक ठू मास हो गए एक ठू रेडियस हो गए तो दो ये चीज पे भैया डिपेंड है। मास बढ़ाइबो घटाइबो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे इफेक्ट आई दी, रेडियस घटाइबो बढ़ाइबो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे इफेक्ट दिखाई दी ठीक है। अब तनिक कंसेप्ट या फिर नोट कही के लिख सकत हो पोलर रीजन और इक्वेटोरियल रीजन के बारे में बहु ठीक है। पोलर रीजन में रेडियस का रहा है कम रहा है, पोलर रीजन में रेडियस का रहा है कम रहा है और रेडियस कम जैसे भाई जैसे ग्रेविटी का हो जाए ज्यादा हो जाए काहे नाते भैया काहे नाते की ग्रेविटी रेडियस का ऐसे है ठीक है। दोनों एक आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के मीनिंग होता है कि एक ठू बढ़ी तो दूसर का हो जाए घटी जाए ठीक है। तो देखो यहाँ रेडियस कम रहा तो ग्रेविटी का हो जाए ज्यादा हो जाए और हमन के पता है भैया कि डब्ल्यू इक्व टू एम जी होते है कि नहीं वेट इक्व टू एम जी होता है। अब जब ग्रेविटी बढ़ी तो वेट भी बढ़ी कि नहीं। तो वही के नाते जब पोलर रीजन पे रेडियस घटा ग्रेविटी बढ़ा तो वेट भी बढ़ गया ठीक है। और पोलर रीजन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितना होता है 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेम इक्वेटोरियल रीजन पे देखो तो एक इक्वेटोरियल रीजन पे रेडियस ज्यादा होता है। अब इक्वेटोरियल रेडियस रीजन पे रेडियस ज्यादा ग्रेविटी कम वेट कम वैल्यू कितना होता है इक्वेटोरियल रीजन पे 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है। ओवरऑल ग्रेविटी एट द सरफेस माना जाए अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ग्रेविटी एट द मून सरफेस पे कितना है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी ऑफ जुपिटर में कितना है भैया 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दियो तनिक है कुल ठीक है। मून के ग्रेविटी 1/6 टाइम ग्रेविटी ऑफ द अर्थ हो ही जाता है ठीक है ला। इस पछी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 हुए लेकिन वही ऑब्जेक्ट बाके अगर हमरे सरफेस से कुछ हाइट पे ले जावा जाए तो वह हाइटिया पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाए है वह हाइटिया पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाए। ध्यान दिए पर यहाँ से न्यूमेरिकल काटा थे ठीक है कि कोनो भी ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पे है लेकिन सरफेस से अगर वह ऑब्जेक्ट के हमरे कुछ हाइट पे ले जावा जाता है तो जितना हाइट पे ले गवागा है वह हाइटिया पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगी ठीक है। अब यहाँ देखो फार्मूला यहाँ भैया यह फार्मूला रट लियो घोक लियो का कि हाइट पे ले जाए बाद में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाता है जी डैश मानो अथवा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इक्वल टू जी इंटू आर डिवाइड बाई आर प्लस एच के होल स्क्वायर। अब ई जी माने का हुआ था कि सरफेस पे कितना रहा सरफेस पे कितना ग्रेविटी रहा ठीक है वो जनावत है। अब फार्मूला अगर डिराइव करे है अगर फार्मूला डिराइव करे तो उतना नहीं आवत है वैल्यू देख लियो लेकिन फिर भी बता दी थे वो दिमाग होता नहीं दिमाग में रख लियो ठीक है। देखो यार सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिंपल हमन का पता है जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है ठीक है। लेकिन अब हाइट पे जब गवा गए तो यहाँ विचार एक बार फिगर हुआ देखो तो बहु जब हाइट पे लेके गए तो ऊपर हाइटिया देखो तो यहाँ ऊपर हाइटिया एच रहा ऊपर हाइटिया एच रहा अब
ऊपर हाइट या एच रहा और इतना रेडियस आ रहा, तो भैया कौनो भी हाइट लिया जाता है, डिस्टेंस लिया जाता है तो सेंटर से लिया जाता है कि नहीं, तो सेंटर से लेकर यहाँ तक हाइट कितना होगा है बताओ, तो हमें आर प्लस एच होगी कि नहीं है, आर प्लस एच होगी कि नहीं। देखो तो सरफेस पे जी एम बाई आर स्क्वायर रहा, अब जी एम बाई अब यहाँ आर का जगह यहाँ पर आर प्लस एच होगी कि नहीं, बस इतने फर्क है। ओकरे बाद में क्या कह दो, ये क्वेश्चन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दो, डिवाइड करे के बाद में भैया नीचे ऊपर सेम सेम है, जीएम कटी जाई, कटे के बाद में बाकी है बची, अब यह निकाले है, निकल जाए, ठीक है, कौनो डाउट नहीं है, कौनो डाउट नहीं है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एट एच इक्वल टू का लिख सका जाता है, सरफेस पे कितना रहा जी इंटू आर डिवाइड बाई आर प्लस एस का होल स्क्वायर, बात खत्म, ठीक है। ओकरे बाद में दो टर्म के बारे में तनिक ध्यान दे दियो, ओकरे बाद में आज के क्लास समापन कर दिया जाए, ज्यादा काहे छोट दिमाग होता है, ज्यादा काहे स्ट्रेस देख पड़ा, ठीक है, चिल हो के रिलैक्स हो के पढ़ो। देखो तो यहाँ वेटलेसनेस माने का हुआ था, व्हाट इज वेटलेसनेस, ऐसन कंडीशन ऐसन अवस्था जहां की कौनो भी वेट बॉडी के वेट, ठीक है, बॉडी के वेट जो मास में रहत है, द सर्टेन मास जो रहता है वेट बॉडी में, ठीक है, ओकर मास का हो जाए जीरो हो जाए, द कंडीशन इन व्हिच द वेट ऑफ अ सर्टेन मास बिकम्स का हो जाता है जीरो हो जाता है, के वेटलेसनेस कहा जाता है। और कोने कोने कंडीशन पे बॉडी बिकम्स वेटलेसनेस हो जाता है, कौन कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द वेटलेसनेस, न्यूट्रल पॉइंट पे, न्यूट्रल पॉइंट पे हो सकता है, न्यूट्रल पॉइंट माने भैया इसे जब झलुआ झूला जाता है तो दो जने बीच में जो बैठा रहा था वो न्यूट्रल पॉइंट कहा था। और फ्री फॉल पे दोनों भी चीज के वैक्यूम में जहां ये रेजिस्टेंस ना रहा है गिराई दो, समझो वेटलेसनेस फील कर रहा था। सेंटर ऑफ हेवनली बॉडी, ठीक है, सेंटर ऑफ हेवनली बॉडी हो सकता है, ठीक है, सेंटर ऑफ हेवनली बॉडी माने जैसे देखो तो यहाँ से क्वेश्चन काटत है कि पृथ्वी के सेंटर पे मास कांस्टेंट रहा था लेकिन वेट का हो जाता है जीरो हो जाता है, तो भैया अगर रीजन यह हुए कि वेट जो रहा था वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड रहा था, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर पे का हो जाता है जीरो हो जाता है, और सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो गए तो वेट जीरो हो जाए, ठीक है। बट मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इट रिमेन्स सेम एवरीवेयर, ई हर एक जगह का और ही सेम रही, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो क्या पर डिपेंड रहा था, अब इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज जीरो, जब ग्रेविटी के इफेक्ट वही जीरो हो जाए भैया, मतलब कहा मतलब कि ग्रेविटी जब जीरो हो जाए तो भैया वो आदमी वेटलेसनेस ही फील करे, ठीक है। और एक का हुआ था जब हमरे अंतरिक्ष में आदमी भेजा, हमरे मतलब हमरे तो ना ही भेजेगा है लेकिन अब और कुछ देश भेजे नहीं, ठीक है, क्या करा जाए एयरपोर्ट, अरबी अरे क्या कहता हूँ कहो रॉकेट ये नहीं है। अब यहाँ देखो भैया ऑर्बिट इन ऑर्बिटिंग इन स्पेसशिप, ऑर्बिटिंग इन स्पेसशिप का मतलब क्या हुआ कि आदमी जवन है अब स्पेसशिप में ऐसे भेजत है, स्पेसशिप तो ऐसे ऑर्बिट करत है, घूमत है, परिक्रमा लगावत है चारों तरफ पृथ्वी का, ठीक है, अपने ऑर्बिट में हो के वही कहते हैं ऑर्बिटिंग इन स्पेसशिप। और व्हाट इज फ्री फॉल लास्ट में देख लो बस वही, ठीक है, कोनो भी ऑब्जेक्ट हेवनली बॉडी के ऊपर फॉल हुआ है विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बिना कोनो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, दैट इज कॉल्ड का कह सका जाता है फ्री फॉल कह सका जाता है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लो, व्हाट इज फ्री फॉल, द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अ हेवनली बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब वैक्यूम में, ठीक है, वैक्यूम में, सिंपल सा बात, कोनो चीज के वैक्यूम में फॉल करा जाता है वही के फ्री फॉल हुई, ठीक है। अब आज के लिए इतने हुए, ठीक है, अच्छा से पढ़ो, पढ़ो लिखो, है भविष्य एकदम बहुत सुंदर दिखाता है, अच्छा से पढ़ो तब भविष्य सुंदर दिखाई, ठीक है, ठीक, आज के लिए इतना ही, ला थैंक यू, बहुत बढ़िया टाइम दिए के लिए धन्यवाद, अच्छा से पढ़ो, ठीक है, कोनो समस्या रही तो कमेंट में कमेंट कर दियो, है कमेंट कर दियो, फीडबैक पाई जाओ, ठीक है, धन्यवाद।